Hi, good evening, guys. So, I am back with another session for current legal knowledge. I know it's been a long time, but let's proceed. So, I am Sakshi who would be taking this particular session. Now, हम करंट लीगल नॉलेज क्यों डिस्कस करें? ठीक है, मैंने फर्स्ट सेशन में भी इस बारे में बात की थी, इसमें भी की. This might not be very much required for your prelims, but definitely this is required for mains. The more and the better manner you're updated with the current affairs, the better it's going to be for you to write essays, write articles during your mains exam. So without wasting time, let's get ahead. So the first judgment that I have to discuss is Navtej Singh Johar judgment. Now you might have a question कि when I said that it's a current legal, so why are we discussing that? तो एक चीज मैं तुमको बताती हूँ कि कुछ जजमेंट्स लैंडमार्क ऐसे होते हैं कि वो एक टाइम पर आने के बाद भी बार बार रिफ्लेक्ट होते रहते हैं इन सम और दी अदर जजमेंट. सो वी रियली नीड टू नो द बैकग्राउंड स्टोरी सो दैट हम एट प्रेजेंट की स्टोरी समझ पाए. नाउ दिस इज नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ एक सेकेंड. Okay, now Navtej Singh Johar versus Union of India is a 2018 judgment, and this judgment has been a landmark for the entire LGBTQ community. Now, what exactly was this judgment? So, इस judgment में basically एक particular section की बात की गई थी, that was section 377 of IPC. Section 377 of IPC criminalize करता था unnatural sexual intercourse को. अब क्वेश्चन ये था कि अगर आप अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्रिमिनलाइज कर रहे हो तो आप ये तो बताओ कि अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर कौन से एक्ट आएंगे. वी नेवर हैड अ प्रॉपर डेफिनेशन बट देयर हैव बीन प्रॉपर कंसेंसस जहां पर हम ये मानते थे कि एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स apart from a man and a woman would be considered as unnatural sexual intercourse. तो कोई भी ऐसा sexual intercourse between two men, between two women, basically gays relationship, lesbian relationship, इसको क्रिमिनलाइज करके रखा था और इसे पूरे प्रॉपर ही क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाता था. नाउ अ पिटिशन वाज फाइल्ड सेइंग कि ये जो 377 है ये बहुत सारे लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर पीपल वर एक्चुअली taken into custody, arrested because they were involved with their partners and put behind the bars. So यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा कि इस लेवल पे जब हम इस लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हैं या इस तरीके से वायलेट हो रहे हैं तो इसका जस्टिस कैसे दिया जाएगा. दिस वॉज अ लॉन्ग जर्नी बिकॉज ये पहली बार नहीं था कि ये पूरा मैटर उठाया गया था या पूरा मुद्दा सामने आया था. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस राइट फ्रॉम नास फाउंडेशन केस जो दिल्ली हाईकोर्ट से शुरू हुआ था to Suresh Kaushal case which went to Supreme Court in 2011 जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं द सोसाइटी इज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ टू एक्सेप्ट द गेज लेस्बियंस बायसेक्सुअल्स ट्रांसजेंडर्स इसीलिए उसको हटाया. उसमें वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे डीक्रिमिनलाइज करने से एकदम मना कर दिया था. बट इन 2018 एज द सोसाइटी इज प्रोग्रेसिव एज आर लॉज आर प्रोग्रेसिंग फाइनली नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट आया एंड इन 2018 वी डीक्रिमिनलाइज सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी. बट दिस इज डीक्रिमिनलाइज पार्शियली. क्या मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ऑफ द 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस दीपक मिश्रा हु वाज द सीजेआई एट दैट टाइम, जस्टिस रोहिंटन नरिमन, जस्टिस एम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ एंड इंदु मल्होत्रा, they decided that this has been a major issue in the society and जो भी sexual orientation होता है it is a part of one person's freedom of expression. तो आप इसको वायलेट होने से आपको बचाने की जरूरत है, आप इसे वायलेट होने नहीं दे सकते. प्लस दे ओवर रूल्ड सुरेश कौशल जजमेंट जो मैंने बताया कि 2011 का जजमेंट है, इसे ओवर रूल कर दिया गया एंड दे रिलाइड ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स फाइनली डिसाइडिंग कि भाई 377 को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं. जब 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ तो ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ. 377 में जो कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स है बिटवीन अ गे कपल, between a transgender, in between any person, जो consensual sexual intercourse है वो अब इंडिया में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है. बट अभी भी जो नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा या फिर कोई इंसान बेस्टियलिटी करेगा, बेस्टियलिटी इज बेसिकली अ क्रिमिनल ऑफेंस इन द कंट्री. बेस्टियलिटी का मतलब होता है इंडल्जिंग इन अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन एनिमल और अ डेड बॉडी कॉप्स. ठीक है, अगर कोई इस तरह का एक्ट करता है तो वो अभी भी क्रिमिनलाइज्ड है, वो अभी भी इस तरह के एक्ट के लिए पनिश किया जाएगा. सो फाइनली हमने 377 को पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया. दे ऑल्सो वेंट अहेड डिस्कसिंग द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट
जो हमने 2017 में पास किया था, because whenever the community as a whole, the LGBTQ community, they were put behind the bars, they were harassed because of their basic sexual orientation, उनके मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट करता था। और इस चीज को हमने इससे पहले कभी एक्नॉलेज नहीं किया था। तो इन तीनों चारों पांचों जजेस ने मिलकर कॉन्करिंग जजमेंट्स दिए। कॉन्करिंग मतलब सबने अपने अलग अलग रीजंस दिए, बट अलग अलग रीजंस के बाद भी अल्टीमेटली सबने यही कहा कि हम 377 को पार्शियली डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू कि इसका आज के डेट में रेफरेंस क्या है या क्यों इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज बिकॉज अ केरला हाई कोर्ट जजमेंट, ठीक है, द जजमेंट इज कुंवर रिदम वर्सेस इंडियन मेडिकल कमीशन एंड अदर्स। यहां पर यही बात की गई कि जो भी मेडिकल बुक्स हैं, जो पूरे मेडिकल साइंसेस की पढ़ाई में जहां पे भी बुक्स यूज होती है, वहां पे बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी ऐसी है विच इज ऑफेंसिव इन नेचर, offensive to the entire queer community, queer basically the LGBTQA community, और इसीलिए हमें ये टेक्स्ट चेंज करने की जरूरत है। हमने जब 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास किया था, हमने वहां पर भी मेंशन किया था कि भाई किसी भी तरीके का कोई भी पर्सन जिसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट है, वो इंसान मेंटली डिसेबल्ड नहीं है। इट्स नॉट अ मेंटल डिजीज, इट्स नॉट अ क्योरेबल थिंग, दिस इज समथिंग हाउ अ पर्सन इज बॉर्न, और जो इंसान जैसा बॉन्ड हुआ है हमें उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना है। सो अगर आप इस तरीके की बुक्स में मेंशन कर रहे हो दैट अ पर्टिकुलर पर्सन हु हैज अ डिफरेंट सेक्सुअलिटी हैज सर्टेन सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और इट्स अ काइंड ऑफ अ परवर्जन, क्या ये उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है? इमेजिन द plight of a person who belongs to LGBTQ community reading such books. When you see yourself having a different sexual orientation and it is being considered as a mental disorder by the public at large, तो क्या ये बहुत सारे लेवल पे लोगों को दिक्कत दे रहा था? हाँ। तो केरला हाईकोर्ट ने अभी यही बोला है कि भाई जितना भी ऐसा क्वर फोबिक टेक्स्ट है उसे हटाने की जरूरत है। मूविंग ऑन to the next, that is Uttar Pradesh Population Control Stabilization and Welfare Bill 2021। आई एम श्योर तुमने ये पहले तो सुना ही होगा, पढ़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिफोर दिस वीडियो यू हैव नॉट कम अक्रॉस दिस। सो दिस पर्टिकुलर बिल, इसमें अभी भी लोगों से रिकमेंडेशंस मांगे जा रहे हैं, इसको फाइनलाइज करना बाकी है, बट इसकी मेजर हाइलाइट्स क्या है? तो ये इसीलिए आया, पर्पस यही था कि भाई जो ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको कम की जाए, उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, और वो रेस्ट्रिक्शंस केम इन द फॉर्म ऑफ टू चाइल्ड पॉलिसी। तो सीधा सीधा बोला गया कि अगर कोई भी पर्सन है हु हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन, मतलब जिस दिन से ये बिल पास होके लॉ बनेगा, कमेंस होगा, उस दिन के बाद से कोई भी पर्सन अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है, कंसिडर कि ये वो लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या जिनके पहले से बच्चे हैं, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इफ अ पर्सन goes ahead with गिविंग बर्थ टू मोर देन 2 चिल्ड्रन और प्लानिंग मोर देन 2 चिल्ड्रन, तो उनको सर्टेन चीजों से डिबार कर दिया जाएगा। द फर्स्ट, उन्हें जितनी भी वेलफेयर स्कीम है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी लिमिटेड, जो भी राशन है वो आपको लिमिटेड मिलेगा, सिर्फ 4 लोगों तक। जो भी 5वां पर्सन होगा फैमिली का उसके लिए वो कंसिडर नहीं होगा। लोकल बॉडी इलेक्शंस आप कंटेस्ट नहीं कर सकते, तो जो भी वार्ड इलेक्शंस वगैरह होते हैं आप उसका पार्ट नहीं बन सकते। गवर्नमेंट जॉब्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्रमोशन, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में तो फिर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। और जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पर या फिर एलपीजी जो गैस होता है, कुकिंग गैस, उस पे है, वो सारी आपको सब्सिडीज नहीं मिलेगी। अब इसमें और आगे क्या है? सो द नेक्स्ट पार्ट सेज कि ये तो इंसेंटिव्स थे, मतलब यहाँ पे आपको डिबार किया जा रहा था किसी भी तरीके के बेनिफिट से। द पॉइंट इज कि अगर कोई इंसान है जो इसको कंप्लाई करता है, जो भी बिल आया है, जो पॉलिसी आई है उसको कंप्लाई करता है, तो ऐसे क्या इंसेंटिव्स हैं जो उसको दिए जाएंगे ताकि आप इंकरेज करो लोगों को इस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए। तो इंसेंटिव्स में यहां पर क्या क्या है? इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरीली स्टेरिलाइजेशन। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको इस तरीके से ऑपरेट करा देते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू गो अहेड एंड रिप्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन। बेसिकली स्टेरिलाइजेशन कैन बी डन टू द मेन, कैन बी डन टू वुमेन एज वेल। तो अगर कोई भी इंसान इस तरीके का वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन करवा रहा है तो उसको किस तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे? पहला, आपको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे आपकी सर्विस में, मतलब आपकी जो तनख्वाह है वो 2 बार एक्स्ट्रा बढ़ेगी। फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी उस बच्चे को जब तक वो 20 साल का नहीं हो जाता, अगर वो सिंगल चाइल्ड है तो।
अगर जो बच्चा आपका है वो सिंगल चाइल्ड है तो उसको सारे एडमिशंस जो होंगे कॉलेजेस वगैरह के उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है। फ्री एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन लेवल। अगर वो गर्ल चाइल्ड है और वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसको हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। एंड प्रेफरेंस टू सिंगल चाइल्ड इन गवर्नमेंट जॉब। मतलब एक ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे दो बच्चे हैं किसी के और आपका एक सिंगल चाइल्ड है तो आपके सिंगल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन में। सो दीज आर द एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो दिए जाएंगे। अब ये बिल किन किन पर अप्लाई नहीं होगा, क्या एक्सेप्शन हमने यहां पर रखे हैं। तो एक्सेप्शन हमने क्या रखे हैं यहां पर, एक्सेप्शन से बिल के ऐसा कोई कपल जो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है बच्चा, वाई द बिल इज गेटिंग कमेंस्ड। तो जब ये बिल आया, जब ये एक्ट बना, अगर कोई ऑलरेडी कंसीव कर चुका है तो ये उस पर अप्लाई नहीं होगा। कोई अगर रिप्रोड्यूस करता है बच्चे एंड इफ देर आर मल्टीपल बर्थ्स आउट ऑफ प्रेगनेंसी, लेट्स से देर आर ट्रिपलेट्स, देर आर क्वाड्रप्लेट्स और देर आर ट्विंस, तो फिर वहां पे हम उनको एक्सेप्शन दे देंगे। उनको इसका ये नहीं कहेंगे कि आप इसका पार्ट नहीं है या आपको डिबार कर दिया जाएगा, आप ऐसा नहीं कंसीडर करेंगे। देन इफ पीपल आर गोइंग फॉर अडॉप्शन तो वो यहां से उनको उनके ऊपर ही अप्लाई नहीं होगा। कोई अगर फर्स्ट या सेकेंड चाइल्ड है जो डिसेबल्ड है एंड द कपल वांट्स टू गो अहेड एंड रिप्रोड्यूस मोर सो दैट दे हैव अ फैमिली, तो भी यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। नाउ दिस इज वन पॉइंट जिसको लोगों ने बहुत सही तरीके से नहीं लिया। For the reason being that if you are saying that a child is disabled or second child, so you are allowed to go ahead and reproduce more. इससे सीधा सीधा यही दिखता है कि how badly you see a disabled child in a larger picture. मतलब आप मान के चल रहे हो कि अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो आप मान के चलो कि he is good for nothing, so you can go ahead and reproduce more children. So this is one point which is not well taken from the people who understand law and who have given their own opinions here. But still ये अभी बिल है, अभी भी ये उस लेवल पर है जहां पे हम हो सकता है इसमें कुछ चीजें सुधारेंगे फाइनली उसको एक्ट में बनाने से पहले। एंड इफ देर इज अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड, so again the person is allowed to go ahead and reproduce more and be a part of the scheme. So this is the basic bill जो उन्होंने अभी निकाला है। इसमें रिकमेंडेशंस अभी मांगे जा रहे थे, फाइनली सब जब दुनिया जहां के रिकमेंडेशंस आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वुड बी पॉन्डरिंग अपॉन इट कि कौन सा क्लॉज रखना है, कौन सा नहीं रखना है, किसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, एंड फ्यूचर में दे विल बी कमिंग अप विद अ प्रॉपर लॉ। मूविंग अहेड, the next is an important case of habeas corpus where Supreme Court decided कि habeas corpus माँ के अगेंस्ट नहीं फाइल हो सकता, मदर के अगेंस्ट नहीं हो सकता। नाउ आई एम श्योर ऑल द जुडिशियरी एस्पिरेंट्स वुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द रिट्स, जनरल रिट्स जो होती हैं, विच इंक्लूड्स हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, कि अगर कोई इंसान इलीगली डिटेन्ड है तो उसकी कस्टडी या उसके डिटेंशन को क्वेश्चन करने के लिए वी फाइल अ प्रॉपर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। नाउ दिस केस इज ऑफ अमित गुलरजानी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो सीन यहाँ पर ये है कि द कपल वाज मैरिड इन इंडिया एंड देन दे मूव टू सिंगापुर। वहां पे जो उनकी मैरिज थी वो स्ट्रेन हो गई किसी तरीके से, एंड बिकॉज ऑफ दैट the wife came back to the country. So she came back to the country and she started living with her parents. Now they are going for divorce. अब यहाँ पे हस्बैंड ने जाके सिंगापुर कोर्ट से एक ऑर्डर ले लिया कि जो भी बच्चा है उसकी कस्टडी फादर के पास होनी चाहिए। अब सिंगापुर के कोर्ट का ऑर्डर था, यहाँ पे मां मानने के लिए तैयार नहीं थी, शी इज नॉट रेडी टू गिव द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। सो द फादर वेंट अहेड एंड फाइल्ड द केस ऑफ हेबियस कॉर्पस कि मेरे बच्चे को इलीगली डिटेन करके रखा गया है and the child should be handed over back to the father. So सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया that mother is a natural guardian. The mother is the natural guardian of the child and cannot be considered as illegal detainer. हम उनको illegal detainer नहीं मांग सकते, तो ये जो habeas corpus है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। If at all father has any issue with the custody, should be approaching to the family court. आप फैमिली कोर्ट पे जाओ, फैमिली कोर्ट आपको जितना भी रिक्वायर्ड जिस हिसाब से जो भी आपका केस है डिसाइड करना है वो करेगा, बट हेबियस कॉर्पस मदर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होगा। मूविंग अहेड, this is one thing I am sure you would be aware of, that life imprisonment means rigorous imprisonment, and again the same thing which has been repeated by the Supreme Court. So it's a case of Alfaz Ali versus State of Assam. यहाँ पर एक पुराना केस था नायब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब,
जिसको रीअफर्म किया गया, मतलब फिर से याद दिलाया गया, फिर से बताया गया। एंड यहाँ पे यही है कि भाई जो भी सेक्शन 53 के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है, दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट. So life imprisonment is rigorous imprisonment. So sentence of imprisonment for life has to be equated to rigorous imprisonment for life. Moving on. Now, so I am sure you would have read a lot of cases regarding the cruelty as a ground for divorce, but here the cruelty got additional element attached to it, where the Supreme Court decided that complaints to remove spouse from job amounts to cruelty. कोई भी पर्सन बार बार कंप्लेन कर रहा है कि हमारे स्पाउस को नौकरी से निकाल दिया जाए, so that the person is unemployed or so that the person is not able to live earn his or her livelihood, will that also amount to proper cruelty? Yes, it's going to be a case of proper cruelty. Now I am sure you would have read cruelty and you would have understood कि cruelty it's a kind of a ever developing law. छोटे छोटे केसेस आते जाते हैं, क्रुअल्टी अभी भी उस स्टेज पर है जहां पे वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है. सो दिस इज अगेन वन एडिशन टू दैट. सो द केस इज ऑफ शिव शंकरन versus Shanti Meenal. The husband and wife got married, and it's been a long time that the marriage didn't work. They never consummated their marriage, and they decided to part their ways. But divorce को 2 साल चल रहा है, सॉरी 2 डिकेड से चल रहा है, 20 साल हो चुके हैं और डाइवोर्स फाइनलाइज नहीं हो रहा है. There have been instances where husband was completely okay with everything. He wanted to divorce his wife, but the wife has been coming back and saying कि कुछ ना कुछ इशू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, and she is not divorcing her partner in one go. And now things went ahead when she actually started torturing or pestering in such a manner that the husband should be removed from the job. So यहाँ पे the husband moved to Supreme Court under Article 142. Now what exactly is Article 142? So under Article 142 is basically the power of Supreme Court to pass decree or order for doing complete justice in any cause or matter pending before it. कोई भी ऐसा मैटर जो काफी टाइम से पेंडिंग है या उसमें कहीं पे लग रहा है कि कुछ इनजस्ट हुआ है, a person can approach to Supreme Court under Article 142 of the Constitution, and Supreme Court has a power to decide that matter. So this particular case was also a part of the application under Article 142, and finally Supreme Court decided कि भाई पहली बात तो it's a proper case of divorce, so they granted divorce. Secondly, they said it's not because कि हम divorce grant कर रहे हैं for the person who has approached us under Article 142, but also under Section 13(1), subsection 1A, that is cruelty. तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन दिया है 13, उसमें जो क्रूअल्टी है ये उसके हिसाब से भी गलत है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ डाइवोर्स. तो उसको डाइवोर्स के फॉर्म में कंसीडर कर लिया जाएगा, बिकॉज making random complaints, making certain agreements, or creating such equation situation where you're basically pestering a person so that your husband or your spouse is removed from the job. क्या ये cruelty के अंदर आएगा? Yes, this is going to be a case of cruelty. Moving ahead. Now, online is things going online is not something जो हमने आज से 2 साल 3 साल पहले कंसिडर किया था. प्लस कोर्ट्स का तो वर्किंग इन जनरल सबको पता होगा कि हाउ कोर्ट्स यूज टू वर्क. कोर्ट्स वर ऑलवेज हैव बीन इन द ऑफलाइन फॉर्मेट. हम ई कोर्ट्स बनाते थे, बट अल्टीमेटली ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल नोट दे वर ऑन अ प्रॉपर ऑफलाइन फॉर्मेट. बट एज पैंडेमिक स्ट्रक वी कंप्लीटली मूव्ड टू द ऑनलाइन फॉर्मेट. धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो ऑनलाइन होते जा रहे हैं, एंड कोर्ट्स आर कंसिडरिंग इट एज अ ट्रू एक्ट. So this is one case where the Delhi High Court decided that online registration of marriage through video conferencing should be allowed. कोई भी एक ऐसा पर्सन जो अपनी शादी को रजिस्टर करवाना चाहता है अंडर अ पर्टिकुलर लॉ, बट वो फिजिकली प्रेजेंट अगर नहीं भी हो पा रहे हैं, तो क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या रजिस्टर करवा सकते हैं? यस. So the cases of Reena Chadda versus NCT Delhi. The couple is residing in US और उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, but because they never had a marriage certificate, so they applied for a marriage certificate. They were asked to come down to Delhi.
so that उनके आगे का जो प्रोसीजर है वो बढ़ाया जा सके. But because of the pandemic, it's not easy for them to travel from US to India. और उन्होंने यहीं पे एक एप्लीकेशन फाइल करी दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो एसडीएम है वो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, हमें सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं कर रहे हैं. We are available on the video conferencing, but they really want us to come down to the city in physical manner. कोर्ट ने यहाँ पे यही डिसाइड किया कि भाई पर्सनल प्रेजेंस डज नॉट नेसेसरीली मीन फिजिकल प्रेजेंस. कोई भी इंसान पर्सनली प्रेजेंट है इसका ये मतलब नहीं कि उसको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए. पर्सनल प्रेजेंस कुड बी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज वेल. प्लस दिस इज अगेन वन केस वेयर द कोर्ट रियलाइज कि हमें लिटरली जो शादी के सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है वो इस तरीके की बनाने जरूरी है, या लॉज इस तरीके के होने चाहिए प्रोसेस विच मेक्स इट इजी फॉर पीपल टू कम एंड रजिस्टर देयर मैरिजेस. Another case related to the similar kind of matter. This is from Kerala High Court. So Kerala High Court decided that marriage can be registered under Special Marriage Act through video conferencing. Yes. So if you are getting married under Special Marriage Act, which allows people to get married, belong to two different faiths, register their marriage or get married under that particular act. So अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी हो रही है तो क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की जा सकती है रजिस्टर्ड? यस. अगेन कोर्ट रिट्रीटेड. ऑलमोस्ट इट हैज बीन अ केस जहाँ पे हर 15-20 दिन में कोर्ट कोई ना कोई कोर्ट है जो एक बार इस चीज को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है दैट वी रियली नीड यूनिफॉर्म सिविल कोड so that we have a uniformity in the law and people do not have to approach court for proper interpretation. And plus marriage is being compulsorily registered. अभी भी बहुत strict stringent laws नहीं है so regarding the marriage registration. So this is one thing that court recommended, kind of retreated, that we really need laws which are uniform in nature. Moving ahead, the next is medical termination of pregnancy is also something we discussed in the last session, and this is in continuation with the same thing. So medical termination of pregnancy act जिसको अभी 2020 में ही अमेंड किया गया था. Kerala High Court finds it inadequate to protect women's fundamental rights. So Kerala High Court का ये मानना है कि भाई जो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन है, the gestation period of 20 weeks for a general kind of abortion and 20 to 24 weeks for a kind of an abortion जहाँ पे there is a threat to the fetus or the mother to be, or there is a case of rape, or there is a case of incest relationship, या किसी तरीके की disability. अगर ऐसा कुछ है तो 20 से 24 वीक्स के अंदर अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रिकमेंड कर रहे हैं so women can go ahead with abortion. But situation is completely different when it comes to practical aspects. 24 हफ्तों तक जनरली मेडिकल प्रैक्टिशनर के रिकमेंडेशन पे विद अ सर्टेन कंडीशंस अटैच ये अलाउ है, बट कई बार ऐसे केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, वेयर अ वुमेन इज प्रेग्नेंट फॉर 26 वीक, 25 वीक्स, 27 वीक्स एंड कोर्ट हैव अलाउड देम टू गो अहेड एंड अबॉर्ट देयर चाइल्ड. सो केरला हाई कोर्ट ने यही बोला कि आपने एक ऐसा टाइम पीरियड मेंशन तो कर दिया है, बट अल्टीमेटली जब भी कभी इससे ज्यादा दिक्कत होती है पीपल हैव टू कम टू द कोर्ट. मतलब क्या ये कहीं ना कहीं हमारा जो लॉ है वो inadequate है? Yes. In this particular case, a woman approached the court to terminate her 31 weeks pregnancy, but because the medical practitioners did not find it something which is dangerous for the mother or the fetus, they did not allow her. But वो बात अलग है कि ये particular plea reject हो गई थी. The court went ahead saying that the entire MTP Act अभी भी कुछ लेवल पे inadequate है. Yeah. Coming to the fundamental rights. So the next that Bombay High Court decided is drinking water is a fundamental right. Now you would be wondering what is new about it. The new is that court keep reiterating it. बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं कोर्ट, because there have been instances जहां पे कुछ चीजें बहुत जनरली स्टेटेड है बट क्या तभी वो वायलेट होती रहती है? या सो अ केस लाइक दिस where villagers of a Thane district in Mumbai, they filed a petition saying कि हमारे गांव में महीने में 2 बार पानी सप्लाई होता है and it's real bad situation. The entire water which is allocated to particular village वो lobbying के through politicians और जो influential people है उनके घरों में पहुंच जाता है
और गांव में पानी सप्लाई नहीं होता है. Court decided that it's a proper violation of fundamental right, that is right to life, and this is not something that court is going to allow. So this particular company, that is Temp Water Distribution and Infra Company Private Limited, they were asked to make sure that the supply is done in a regular basis and there is no violation of such basic fundamental right like right to drinking water. With the same fundamental right, the next that Bombay High Court took decision is related to equal pay for equal work. Now, I am sure this is one discussion that has been going on for years, जहाँ पे हम बहुत लेवल पे देखते हैं कि there are unequal pay, unequal remuneration paid to different people in the same organization doing the same kind of work. So somebody went to the court challenging कि अगर मैं एक ऐसा person हूँ who is a vocational course instructor and I have been devoting the same number of hours in comparison to the teacher who is a permanently appointed person. So ideally, we should be paid in an equal manner. The court said that equal pay for equal work is not a fundamental right. It's just a constitutional goal. Constitutional right भी नहीं. It's a constitutional goal. So आपकी जो भी पेमेंट है या आपका जो भी सैलरी है वो किन चीजों पे डिपेंड करेगा. Entitlement of parity in pay scale would depend on several factors such as educational qualification, nature of the job, duties performed, responsibilities to be discharged, and experience. So it does not depend on just one factor, but it depends upon multiple factors. And this is the reason कि हम equal pay for equal work को fundamental right consider नहीं कर रहे. So these were the few judgments in the last 15 days, which I thought would be important for you to know. I am going to end this session here. I'll see you in the next session with more such judgments by the High Courts and Supreme Court in the next 15 days. Thank you.